फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी टेट, एस टेट यानी जो सुपर टेट होने वाला है और साथ में सी टेट के लिए एक सीरीज़ शुरू करी है मैथ की। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें बेसिक से शुरू हो गया। एक पार्ट हमने पढ़ाया था जिसमें 4 से 5 तरीके की संख्याएं पढ़ाई थी, उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से मैथ पढ़ाएगी। जब हम लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है, तो उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो भी आपको डाउट्स हों उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। भाज्य संख्याएं, देखिए क्या होता है, एक बार इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं हम लोग। ऐसी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, जो स्वयं से, ध्यान से समझिएगा, खुद से एक से विभाजित होती हैं। जो स्वयं से विभाजित होंगी और एक से, हम लोग को पता है एक से तो हर संख्या विभाजित हो जाती है, स्वयं से भी हर संख्या विभाजित हो जाती है। तो स्वयं से हो, एक से हो, इसके अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्याएं कह देंगे। मतलब इसको समझते हैं, जैसे कोई संख्या आपको दी गई, हमने कहा, जैसे हमने कह दिया 7, हम पूछें क्या 7 एक भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले देखिए 7 इस एक से विभाजित हो जाएगी। हाँ, एक से विभाजित हो जाएगी। हम कहें 7 जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी, यानी स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। तो इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा आदमी भी है जो इसको विभाजित कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा तीसरा आदमी है जो इसको विभाजित कर रहा है? नहीं है। तो अगर कोई एक और आदमी यानी ये थर्ड पर्सन इसको विभाजित नहीं कर रहा है, तो यह संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक से तो विभाजित है और खुद 7 से ही विभाजित है, पर कोई एक आदमी और जो अगर इसको विभाजित कर देता, तब हम इसको क्या कह देते, भाज्य संख्या कह देते। पर कोई तीसरा आदमी नहीं है जो सच बता सके कि ये भाज्य है या नहीं, तो हम लोग इसको कह देंगे भैया ये भाज्य नहीं है। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने लिखा 4, ठीक है, तो बताइए, पहले देखिए, सबसे पहले एक से चेक करते हैं, हाँ एक से है। फिर जो संख्या यहाँ लिखी होती उसी से चेक करते हैं, 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। पर हमको पता है तीसरा आदमी तय करता है ना, तो तीसरा कोई ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित करेगी? क्या 2 के पहाड़े में 4 नहीं आता? तो देखिए 1 2 तो 3 लोग हो गए। अगर 3 लोग जहाँ भी मिल जाए, समझ जाओ वो संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक, कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं। मान लिया हमसे कह दिया 27, ठीक, तो देखो ध्यान से, 1 से 27 कटेगा 27 बार में, 27 से भी 27 कटेगा एक बार में। अब कोई तीसरा आदमी आना चाहिए, तो बोलो 3 से भी 27 कटता है, 9 से भी 27 कटता है, तो यानी यहाँ तो 4 लोग हो गए। तो बस 3 लोग कम से कम अगर हैं तो हम उसको कह देंगे ये संख्या भाज्य संख्या है। ध्यान से सही है, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिए हम पूछते 13, क्या ये भाज्य संख्या है? तो एक सही, फिर क्या लिखते हैं, वही संख्या यानी 13, ये भी सही। लेकिन अब कोई तीसरा आदमी मिलेगा क्या? 1 के पहाड़े में आता है, कोई बात नहीं, 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 5 के में 13 नहीं आता, 6 में भी 13 नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, ना 8 में, न 9 में, न 10 में, न 11 में, न 12 में, 13 में, तो लिख ही चुके। मतलब हमको तीसरा आदमी नहीं मिला, तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आई? ठीक, पहचान लेंगे। चलिए अब आगे, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो बात सीधी सी है, जो संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होंगी, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या
कह देंगे। ठीक है, सिर्फ स्वयं से कटेगी और किससे, एक से, उसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होगी, तो उस संख्या को हम क्या कह देंगे, अविभाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण से अभी हमने लिखा था, भैया देखो 13 लिखा था, तो 13 हमको पता एक से कट रहा था और 13 स्वयं यानी 13 से ही कट रहा था। देखो ये एक रहा और ये रहा स्वयं यानी 13, इसके अलावा ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा, तो ये संख्या कैसी हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक, तो बोलो अभाज्य संख्या। अगर भाज्य है तो कम से कम तुमको 3 आदमी ढूंढने पड़ेंगे जो इसको काट दें, और भाज्य में सिर्फ एक और वही संख्या है। तो दोनों क्लियर हो गई, भाज्य और अभाज्य। इसको कतई ये ना समझें विषम संख्या, जैसे कि पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, दो, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, यूपी टेट में भी सीप टेट में भी पूछता है, दो एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, बताएं दो एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दो एक से डिवाइड हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। स्वयं से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तीसरा नंबर फाइंड करो, क्या कोई ऐसा तीसरा आदमी है जो इसको विभाजित कर दे, नहीं मिलेगा। यानी दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। ये ना कहिए दो दो से कट जाता, हाँ उससे और एक से और स्वयं से तो अभाज्य संख्याएं भी कट जाती हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम इसके अलावा एक और गुणनखंड भी होना चाहिए। एक से सब कट जाती हैं और स्वयं से कट जाती हैं, लेकिन कोई तीसरा आदमी होता जो इसको काट देता, तब ये भाज्य होती। तो तीन, दो कैसी है संख्या, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम याद रखेंगे। कोई भी हमसे पूछता, मान ले हमसे पूछे 33, क्या ये 33 भाज्य है, अभाज्य, तो हम कहेंगे एक से कट रही है, वेरी गुड। 33 से कट रही है, वेरी गुड। अब ये किससे कट रही है, अरे भैया ये तो 3 से भी कट रही है, तो देखो 3 आदमी हो गए। कोई पूछे अरे ये तो 11 से भी कट रही है, लो 4 आदमी हो गए। कम से कम 3 आदमी ढूंढ लो तो वो भाज्य हो जाएगी, और अगर 3 नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। ठीक, समझिएगा ध्यान से। मान लो एक और एग्जाम्पल लेके 29 बता दिया, एक से कट रहा है, बिल्कुल। 29 से कटेगा, बिल्कुल। दो आदमी तो मिल गया, क्या तीसरा आदमी कोई है जो 29 लाए, नहीं, तीसरा आदमी नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक, आइए आगे बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये उसी के आगे का पार्ट है। सहअभाज्य संख्या अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो, ये तो इसकी डिफिनेशन है, अभी देखिए कितने आराम से समझ में। सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि भैया कम से कम ऐसा दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में कोई भी गुणांक सिवाय एक के कॉमन ना हो, ऐसे समझिए। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, यानी दोनों में ना हो, तो हम उनको क्या कह देंगे, सहअभाज्य संख्याएं। उदाहरण से समझें तो तुरंत समझ आया। जैसे कोई पूछे क्या 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हम पहली बात चेक करेंगे, पहले 2 को चेक करते हैं। बोलो 2 के गुणनखंड कौन है, 1 और 2, इसके अलावा कोई गुणनखंड है, नहीं होगा। अब तो ऐसे ही 3 का चेक करो, 3 का भी गुणनखंड होगा 1 और 3, यही तो होंगे दो ही गुणनखंड। अब इन दोनों में देखो कॉमन सिर्फ 1 ही तो आ रहा है, 1 के अलावा और कोई चीज कॉमन है, नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो 2 और 3 का जो पेयर है ये कैसा है, सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक, तो ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं। मान लो किसी ने लिख दिया 5 और 8, ध्यान से समझिएगा। क्या 5 और 8 को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए, उतावले होके मत लगा दीजिए 8 कट जाएगा तो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 5 के गुणनखंड करें जाएं तो हमको 5 1 से कटेगा और 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये दो ही गुणनखंड मिलेंगे। अब 8 को चेक करो ध्यान से, 1 से भी 8 कटता है, 2 से भी 8 कटता है, 4 से भी 8 कटता है
और 8 से भी 8 कटता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। क्या 1 के अलावा और कोई गुणनखंड कॉमन है? नहीं है ना। देखो बाकी 5 यहाँ है, यानी 2 यहाँ है, यहाँ नहीं। कॉमन मतलब दोनों में हो। क्या ऐसा कोई गुणनखंड है जो दोनों में है 1 के अलावा? नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो फिर हम लिख देंगे 5 और 8 सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब जो भी संख्याएं चेक करने को कहे तो उनमें सिर्फ 1 के अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कह देंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए एक एग्जांपल लेके और बताते हैं। जैसे कोई कह दे कि हमने मान लिया 6 और 14, ध्यान से समझिए, 6 और 14 सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है? तो ध्यान से कौन सी संख्याएं ली? 6 और 14। तो बोलो पहले 6 के गुणनखंड करें। एक तो सबका गुणनखंड होता है, फिर 2 में भी 6 आता है, 3 में भी 6 आता है और 6 में भी 6 आता है। अब 14 को चेक करो तो बोलो 1 में 14 आएगा, 2 में 14 आएगा, 7 में 14 आएगा और 14 के पहाड़े में 14 आएगा। देखो यहाँ 1 भी कॉमन है, यहाँ 1 भी कॉमन है, यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है, बाकी कोई नहीं। पर यहाँ देखो 2 गुणनखंड कॉमन है, तो ये तो भैया सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि सहअभाज्य में तो सिर्फ एक ही कॉमन होता था, बाकी कोई नहीं। ठीक, तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी संख्याएं हैं। ये है परिमेय संख्याएं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बस शर्त क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, बस ये डिफिनेशन ध्यान रखिएगा। इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसी याद रखिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। मतलब अगर आपको सिंपल सा कोई कह देता 2 लिख दिया, पूछे 2 परिमेय संख्या है, हाँ, उसके नीचे आप 1 बना देंगे, वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। किसी ने पूछा 3/9, मतलब जिसके बटे में कुछ ना कुछ हो उसको हम कह देंगे परिमेय संख्या है। पहली बात पहचानने की तरीका, उसके बटे में कुछ होना चाहिए। वो चाहे जैसे 0/3 लिख दिया तो 0 तो पूर्ण संख्या है, तो अभी हमने बताया था पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो ये वाली 0/3 लिख दिया, सही चल जाएगा, ये भी प्राकृत संख्या है। बस शर्त क्या? किसी ने लिख दिया 3/0, भैया 0 नीचे नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, कभी भी 0 नीचे नहीं लिखना है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आई? बाकी ऊपर आपसे कोई भी गिनती लिख दे, 1 2 3 0 7 9 प्लस माइनस में कोई भी संख्या ऊपर लिख दे, वो सब आपकी किस में आ जाएंगी? परिमेय संख्या में आ जाएंगी। मतलब चाहे संख्याएं प्लस की हो, चाहे 0 हो और चाहे माइनस का हो, संख्याएं जितनी भी लिखी हैं ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। अब दूसरी बात समझिए, ये तो पहली कैटेगरी होगी। दूसरा टाइप ये है कि अंडर रूट में अगर जैसे लिख के संख्या पूछ दी, दूसरा टाइप क्या है? पूछ दे अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में 5, पूछे इनमें क्या? अभी तक हमने बात करी थी बिना रूट लगाए हुए जितनी भी संख्याएं मिलेंगी आपको सारी परिमेय संख्याएं होंगी, अगर उनके नीचे 0 नहीं लिखा है। ठीक, बाकी नीचे कुछ लिखा और ना लिखा हो वो परिमेय संख्याओं में आएंगी। लेकिन ऐसे लिख दे 4 अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के अंदर 5, पूछे इनमें कौन सी परिमेय संख्या? तो हमको पता है जो संख्याएं किसी का वर्ग होती हैं उनको हम अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो यानी अंडर रूट 4 को तो हमने 2 लिख दिया, पर अंडर रूट 5 बाहर नहीं आएगा, ये 5 रहेगा।
तो जिनको बाहर निकाला जा सकता है अंडर रूट से वो परिमेय संख्याओं में गिनी जाएंगी, और जिनको नहीं निकाला जाता है वो परिमेय संख्या में नहीं गिनी जाएंगी। ठीक है, बात समझिए। जैसे लिख दिया √9, √7, √4 में कौन परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे पूछ देता। तो हमको पता है √9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, √7 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होता, 4 किसका होता है, 2 का। तो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये रह गया। अब जो रह गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अब याद रखेंगे, रूट में परिमेय संख्याएं होती हैं, पर अगर वो बाहर निकल आती तभी वो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, एक तो अंडर रूट वाले और बिना अंडर रूट के तो जितनी भी हैं वो लगभग सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब तीसरी बात करते हैं जो पेपर में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, पाई एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, पाई एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो याद रखेंगे पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, परिमेय नहीं है ये बोल रहे हैं, अपरिमेय की अभी हमने बात नहीं करी। पाई परिमेय नहीं है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन वाले बनते हैं। पाई का नाम लेके पूछे तो परिमेय नहीं है, लेकिन पाई का मान यानी 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।